एक समझा एक तो आया वो रिसीट पेमेंट, दूसरा वाला है सब्सक्रिप्शन, उसमें एक्सट्रैक्ट ही दिखा देगा 4 लाइन का इनकम एक्सपेंडिचर, 4 लाइन का बैलेंस शीट। Okay, now we are starting with a new topic which wasn't there in 11, wasn't there in 12. देवांश, काव्य, राशि और एक और कौन नहीं मुंद्रा दुनिया है सवेरे टिकता भी चलो ध्यान दो। अभी 15 तारीख से आई थिंक स्टार्ट हो रहा है ना नवरात्रि। 15 देखते हैं, कुछ करते हैं, देखते हैं। चलो आंटी आएगी तो आपने बोला आंटी आएगी तो मैं बोला दीदी आ तो आपने बोला तो चलेगा। चलिए see new topic now, inventories. We'll discuss about it. एक week है now. See what do you mean by inventories? Stock. So which stock are we talking about? Goods. Opening or closing? Obviously goods, लेकिन opening and closing. So closing stock. The closing stock itself becomes opening of next stock, right? So valuation part is related to closing stock. अभी ध्यान से सुनना, जैसे assets का valuation बहुत important था, इसलिए assets के valuation के लिए अलग से चैप्टर डेडिकेटेड है डेप्रिसिएशन। वैसे ही स्टॉक का भी वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक के वैल्यूएशन से आपके प्रॉफिट में ऊपर नीचे हो सकता है, पूरा बिजनेस उथल पाथल हो सकता है। इसके लिए स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए भी एक चैप्टर डेडिकेटेड है, इसको बोलते हैं इन्वेंटरी। तो पूरे चैप्टर में आपको एक ही चीज करनी है, स्टॉक का वैल्यू निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट करना है।
ये आपका टारगेट होगा। इसमें 6 से 7 वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है, हर एक में यही करना, स्टॉक का वैल्यू निकालना, दैट्स योर अल्टीमेट गोल। ओके, सिंपल। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट निकालना। अगर आपका बिजनेस छोटा और सिंपल है ना, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल वे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक, बहुत सिंपल तरीका है। तो जैसे जैसे बिजनेस थोड़ा कॉम्प्लिकेट होते जाता है, बड़ा होते जाता है बिजनेस, तो उसमें वेरिएशंस आते रहते हैं। ओके, तो इन्वेंटरी चैप्टर में करना क्या है, यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अभी ये एक्चुअली इन्वेंटरी चैप्टर पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पे बेस्ड है। जैसे डेप्रिसिएशन का याद है, कौन सा एएस था? 10। डेप्रिसिएशन वाज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। ओके, एएस 10 था। उसी में दिया था कि डेप्रिसिएशन चार्ज करो, कोई भी मेथड यूज करो, लेकिन चार्ज करना जरूरी है। और फिर दिया था कि हर साल रिव्यू करो एसेट्स को, कि कहीं उसका वैल्यू अपवर्ड तो नहीं गया, डाउनवर्ड तो नहीं गया, और हो सके तो उसको रिवैल्यू करो। फिर हमने वो भी देखा था, अपवर्ड रिवैल्यूएशन, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। पहला अपवर्ड रिवैल्यूएशन रिजर्व, फिर डाउनवर्ड है तो पीएनएल, है ना। तो वो सब चीजें आपको दी गई हैं एएस 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इज डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मतलब जो भी प्रिंसिपल्स आप यूज करते हो बिजनेस में, उसको डिस्क्लोज करो। पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज आप यूज करते हो, जैसे डेप्रिसिएशन का मेथड है, स्टॉक वैल्यूएशन का मेथड है, आरडीडी कैलकुलेट करने का मेथड है, ये सब बिजनेस की पॉलिसीज होती है। तो इनको आप जो भी यूज करते हो डिस्क्लोज करके दिखाओ, दैट इज डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 is related to stock valuation. Accounting standard 2 is related to what? Stock valuation. So what does accounting standard 2 state? Mainly ये दो चीजें बोलता है, इसका क्रक्स दो चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का। क्या बोलता है? नंबर 1, disclose the value of stock, disclose the वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मतलब जो भी क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू किया है उसको डिस्क्लोज करो। और वो कैसे वैल्यू करना है? तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, ये तो आप करते हो। कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, उस पर कैलकुलेट करना है। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, उस पर वैल्यू करो आप क्लोजिंग स्टॉक को। एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। What is the difference between market value and net realizable value? तो market value मतलब आपने what is the selling price? समझो मेरा स्टॉक का कॉस्ट है 50,000 और मार्केट वैल्यू है 60,000। तो मार्केट वैल्यू 60, लेकिन मैं जब वो मार्केट वैल्यू में बेचने जाऊंगा तो कुछ खर्चे होने वाले हैं, सेलिंग एक्सपेंस होने वाला है, ब्रोकरेज होने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है सपोज। तो वो सब काट के मेरे हाथ में कितना आएगा? तो लेट्स से 58, तो उसको बोलते हैं एनआरवी। तो स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस ड्यू टू कंजर्वेटिज्म। व्हाई कंजर्वेटिज्म मैटर्स? क्या होता है अगर स्टॉक हायर प्राइस पर रिकॉर्ड कर दिया तो आगे लॉस होगा, बट अभी क्या होगा? प्रॉफिट, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज अ टाइप ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस recorded on trading credit and assets. So it is a type of prepaid expense. तो जितना ट्रेडिंग क्रेडिट में अमाउंट बढ़ा होगा उतना ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगा, उतना नेट प्रॉफिट ज्यादा होगा। बेसिकली वो प्रीपेड एक्सपेंस क्या करता है? एक्सपेंस को कम करता है। तो जितना प्रीपेड एक्सपेंस का वैल्यू ज्यादा बताओगे उतना एक्सपेंस कम हो जाएगा, उतना प्रॉफिट बढ़ जाएगा और उतना रिजल्ट इन्फ्लेट होकर दिखेगा। तो दैट्स व्हाई वैल्यूइंग स्टॉक इज सो डैम इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट्स। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक इन्फ्लेट करके दिखाते हो, ज्यादा करके दिखाते हो, तो आपका प्रॉफिट्स भी ज्यादा दिखेगा। और क्लोजिंग स्टॉक को श्रिंक करके दिखाते हो, कम करके दिखाते हो, कम वैल्यू दिखाते हो, प्रॉफिट्स भी कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। कॉस्ट कम है तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, टेंशन ही नहीं है, क्योंकि कॉस्ट कम है, कॉस्ट 50,000 है, एनआरवी 58,000, तो कम वाली पे करो। फिर बेचने के वक्त प्रॉफिट होने दो, तो रियलाइजेशन आराम से तभी रिकॉर्ड हो जाएगा। एडवांस में प्रॉफिट दिखा के उल्लू बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर एनआरवी कम है, एनआरवी 48 है और कॉस्ट 50 है, तो 48 पे दिखा दो। अभी वो 2,000 का लॉस इंक्लूड हो जाएगा ना, क्योंकि आपका स्टॉक कम हो गया तो प्रॉफिट भी
कम हो गया ऑटोमेटिकली, बैलेंस शीट में एसेट भी कम हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपने वो लॉस जो होने वाला था 2000 का एडवांस में दिखा दिया। एडवांस में दिखा देने की वजह से फ्यूचर का टेंशन गया। अभी फ्यूचर में कोई प्रॉफिट लॉस होगा नहीं, 48 का 48 में जाएगा। तो इसीलिए स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट विच वैल्यू, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, ड्यू टू विच कंसेप्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है कि स्टॉक को कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लेस पे करो, नंबर 1। नंबर 2, जो भी मेथड यूज किया है इसके वैल्यूएशन में उसको डिस्क्लोज करो। जो भी मेथड आपने यूज किया है, कितने मेथड से तो हम लोग अभी लर्न करेंगे स्टॉक के वैल्यूएशन के, तो जिस तरीके से आपने वो स्टॉक का वैल्यू ढूंढा है वो डिस्क्लोज करो। बस यही बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, मेनली ये दो चीजें बोलता है। वैल्यू द स्टॉक ऑफ गुड्स एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस की जगह एनआरवी विच एवर इज लेस, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, एंड डिस्क्लोज द मेथड यूज्ड टू अराइव एट दैट वैल्यूएशन। जो भी मेथड आपने यूज किया है अराइव करने के लिए वो मेथड डिस्क्लोज करो, सिंपल। अब स्टॉक का वैल्यूएशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने अभी भी बताया। सबसे पहली चीज, इट अफेक्ट्स द प्रॉफिट्स जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कम ज्यादा चार्ज हो गया, प्रॉफिट उत्तल पुत्तल हो जाएगा। सो इट अफेक्ट्स द प्रॉफिट्स एंड इट अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ योर बिजनेस। एसेट्स कम ज्यादा हो गए तो वैल्यू ऑफ बिजनेस अफेक्ट हो जाएगी ना। तो स्टॉक अगर ओवर वैल्यू कर दिया तो बैलेंस शीट बड़ी होकर दिख जाएगी, जितनी है नहीं उससे ज्यादा, और कम दिखा है तो श्रिंक होकर दिख जाएगी। उससे क्या क्रिएट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग एंड सीक्रेट रिजर्व्स। अगर आपने जितना स्टॉक है उससे ज्यादा दिखाया उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, मतलब जो है नहीं उससे ज्यादा ग्लॉसी ग्लॉसी दिखा रहे हो, उल्लू बना रहे हो पब्लिक को शेयर प्राइस बढ़ाने के लिए। ओके, एंड देन बैलेंस शीट अगर कम करके दिखा रहे हो मतलब जेब में बहुत पैसा है लेकिन बाहर डिस्क्लोज नहीं करते, उसको बोलते हैं सीक्रेट रिजर्व्स। उसको बोलते हैं सीक्रेट रिजर्व्स। सीक्रेट रिजर्व्स और विंडो ड्रेसिंग दोनों सारी कंपनीज के लिए इलीगल है। कंपनीज क्लियरली बोलता है जो भी आप अपना अकाउंट्स दिखा रहे हो AS1 डिस्क्लोजर जो है वैसा दिखाने का, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, जैसा है वैसा। ओके, खाली इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनीज को सीक्रेट रिजर्व्स रखना अलाउड है लीगल, बाकी किसी को रखना अलाउड नहीं, क्यों, थोड़े रिस्की बिजनेस है इसके लिए, बाकी किसी को अलाउड नहीं। ओके, सो सीक्रेट रिजर्व का मतलब समझ आ रहा है, जो है उससे कम दिखाना, और विंडो ड्रेसिंग जो है उससे ज्यादा, दोनों ही गलत है। तो इसके लिए स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये स्टॉक कैलकुलेट कैसे होता है, स्टॉक कैलकुलेट कैसे होता है, तो इसके दो मेथड होते हैं। एक होते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, एक होते हैं नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। देयर आर टू मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक। 128 134 135 पे आपको मिलेंगे। ओके, 137 पे 138। ओके, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के ब्रॉडली दो मेथड होते हैं कैलकुलेशन के, एक होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, एक होता है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। ओके, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड एंड नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। ओके, बाकी अल्टीमेट चीज यही है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक कैसे होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। एनआरवी तो मार्केट के प्राइस से मिल जाता है, मार्केट प्राइस माइनस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल। तकलीफ है ये ढूंढना कॉस्ट, किस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, वो तकलीफ है आपकी। ठीक है, तो वो कॉस्ट ढूंढने के ये सब तरीके, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ढूंढने के ये सब मेथड्स, इन सभी मेथड से आपको जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, कॉस्ट, आपका क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट। उसको आप कंपेयर करोगे एनआरवी से और फिर रिकॉर्ड करोगे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। अल्टीमेटली सबको कंपेयर तो करना ही है। यहां से सबसे क्या मिलने वाला है, कॉस्ट। बात समझ में आई? अभी ये होता है एक हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, एक होता है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोरिकल कॉस्ट? हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब अपने एसेट्स के वक्त किया था, याद है?
हाँ, what do you understand by historical cost of this AC? Purchase price plus all the expenses incurred to bring the asset to usable condition. तो यूजेबल कंडीशन तक के सारे एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद जो मिलता है उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट. तो स्टॉक के केस में भी वही होता है कि जब आप क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करते हो, कॉस्ट ढूंढते हो, तब उस कॉस्ट में यू ओनली टेक द परचेज प्राइस या फिर प्रोपोर्शनेट फ्रेट, प्रोपोर्शनेट कैरेज, प्रोपोर्शनेट वेजेस सब ले लेते. उसको यूजेबल कंडीशन में लाने तक का सारा एक्सपेंस आप इंक्लूड कर देते हो. तो स्टॉक मैंने आपको शायद बताया भी था, इट इज नॉट ओनली प्रीपेड परचेज, इट इज प्रीपेड परचेज बट प्लस प्रोपोर्शनेट प्रीपेड वेजेस प्लस प्रोपोर्शनेट प्रीपेड डायरेक्ट एक्सपेंस, सारे के सारे ट्रेडिंग एक्सपेंस का प्रोपोर्शनेट एलिमेंट स्टॉक के अंदर पड़ा हुआ है, जिसको आप इस साल से रिमूव करके नेक्स्ट ईयर में डाल देते हो, क्योंकि इस साल सेल नहीं हुआ तो जितना खर्चा उतना इनकम मैचिंग कंसेप्ट फॉलो किया, और जो बचे हुए उसको नेक्स्ट ईयर में डाल के बेच दिया, तो मैचिंग वहां पर भी फॉलो किया. तो स्टॉक नॉट ओनली इंक्लूड्स द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स, इट आल्सो इंक्लूड्स द प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस. इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट. डू यू कंसिडर P&L वाले एक्सपेंसेस इन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक? No. Why? They are not one-time expense. They are not incurred to bring the stock to usable condition. Stock तो बन चुका है, अभी उसके आगे बेचने के लिए, मगजमारी करने के लिए या ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए आप जो खर्चे कर रहे हो वो शायद होंगे, शायद नहीं होंगे, शायद कम होंगे, शायद ज्यादा होंगे, उसमें चेंजेस भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसलिए उन खर्चों को स्टॉक का हिस्सा नहीं माना जाता. जैसे कि एसेट आ गया, एक बार खरीद लिया, उसके बाद उसको रिपेयर करवा रहे हो, सर्विस करवा रहे हो, मेंटेन करवा रहे हो, कभी कर रहे हो कभी नहीं कर रहे हो, वो एसेट का पार्ट नहीं है, वो आपका रेगुलर रेवेन्यू एक्सपेंस है. इज इट क्लियर? उसको भी अगर आप स्टॉक में लेने लगोगे तो आपका स्टॉक का वैल्यू डांस करने लगेगा. स्टॉक का वैल्यू डांस करेगा तो आपका सेलिंग प्राइस डांस करेगा. सेलिंग प्राइस डांस करेगा, बायर कंफ्यूज, आपसे धंधा ही नहीं करेगा. इज इट क्लियर? तो कंसिस्टेंसी फॉलो करने के लिए कंसिडर ओनली दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड वन टाइम. स्टॉक को यूजेबल कंडीशन में लाने तक जो खर्चा हो रहा है उसको क्या कहा जाता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट. तो एक मेथड होता है कॉस्ट ढूंढने का, हिस्टोरिकल कॉस्ट, दूसरा होता है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड. सबसे क्या मिलने वाला है अपने को? कॉस्ट. कॉस्ट को अल्टीमेटली किससे कंपेयर करना है? एनआरवी. और रिकॉर्ड किस पे करना है? कॉस्ट पर एनआरवी व्हिचएवर इज एनआरवी. अभी हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, ओके, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में हम लोग गुड्स को दो प्रकार के गुड्स में डिवाइड करते हैं. एक होते हैं यूनिक गुड्स या फिर डिफरेंट गुड्स, एंड एक होते हैं सिमिलर गुड्स. एक होते हैं यूनिक गुड्स, एक होते हैं सिमिलर गुड्स. यूनिक गुड्स का मतलब है, सपोज आपको एक कस्टमाइज प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे कि पता है, सुना होगा ये कस्टमाइज ड्रेस डिजाइनर ड्रेसेस बनाते हैं, या फिर वॉचेस बनाते हैं कस्टमाइज, बेल्ट्स बनाते हैं, शूज बनाते हैं कस्टमाइज. मतलब हर एक प्रोडक्ट अलग बना रहे हो. हर एक प्रोडक्ट कस्टमर के हिसाब से, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अलग अलग, डिजाइनर ड्रेसेस हो गए, शूज हो गए, बेल्ट्स हो गए, वॉचेस हो गए, ऐसे अलग अलग आइटम्स आप बना रहे हो कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से. तो मुझे एक बात बताओ, जब आप अलग अलग आइटम्स बना रहे हो तो उसमें खर्चा सभी आइटम पे सेम होगा कि अलग? इसलिए अलग होगा. तो उनको कहा जाता है यूनिक गुड्स. तो उनका कॉस्ट कैसे ढूंढा जाता है? आइटम बाय आइटम बेसिस पे. कैसे ढूंढा जाता है? आइटम बाय आइटम. मतलब every unit will have a different cost. Every unit will have a different cost. एक वॉच 5,000 का होगा, एक 7,000 का होगा, एक 10,000 का होगा, 15,000 का होगा, एक 2,000 का होगा. तो ऑल दीज, उसमें जो जो खर्चे हुए उसका एडिशन करो, दैट्स योर कॉस्ट. कंपेयर इट विद एनआरवी ऑफ दैट यूनिट एंड वैल्यू इट एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज सिंपल. तो ये यूनिक गुड्स का टेंशन तो है ही नहीं. इट्स वेरी सिंपल. यू टेक इट ऑन यूनिट वाइज बेसिस, कंपेयर इट एंड रिकॉर्ड इट. सिंपल. तो आइटम बाय आइटम बेसिस पे इंडिविजुअली कैलकुलेट होता है. बट इमेजिन करो, ज्यादातर बिजनेस ऐसे तो नहीं चलते हैं. यूनिक आइटम्स बनाने वाले तो बहुत कम होते हैं. मेजोरिटी ऑफ द बिजनेसेस कैसे करते हैं? कैसे आइटम्स निकालते हैं? सिमिलर. बल्ब्स का बिजनेस हो गया, ट्यूब्स का एलईडी का बिजनेस हो गया, नट बोल्ट्स का बिजनेस, कुर्सियों का बिजनेस, चेयर्स, टेबल्स,
वायर्स, ये सब क्या है? सिमिलर गुड्स है। बल्क में ट्रॉलीज है, ट्रॉलीज बल्क में निकाल रहे हो, आपका समझो ये है स्टैंड्स बना रहे हो, आप क्लिप्स बना रहे हो, मोबाइल फोन के केसेस बना रहे हो, बल्क में आप प्रोडक्शन करके निकाल रहे हो, ये सुनो। तो टेबल्स हो गए, चेयर्स हो गए, स्पेक्टेकल्स हो गए, फ्रेम्स हो गए, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आप बल्क में प्रोड्यूस करके निकाल रहे हो, बराबर है। गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स हो गए, मशीन के स्पेयर पार्ट्स हो गए, इंजन के स्पेयर पार्ट्स हो गए, तो क्या हो रहा है? बल्क में निकल रहे हैं और सारे के सारे यूनिट्स सेम है क्या? सेम है, सिमिलर यूनिट्स निकाल रहे हो ना, तो उनका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए? क्या मैं एक एक यूनिट पे कैलकुलेट करूं कितना खर्चा होगा? पागल हो जाऊंगा मैं। ओके, तो उसके लिए आपके पास 5 मेथड्स हैं, 4 मेथड्स है, सॉरी। एक है फीफो का सुना है कभी नाम? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। simple average method and weighted average. Simple average method and weighted average. Okay, so ये 4 मेथड्स हैं और इन चारों मेथड से आपको क्या मिलेगा? कॉस्ट। इन चारों मेथड से आपको मिलने वाला है कॉस्ट। What are these 4 methods? FIFO, LIFO, simple average, weighted average. FIFO, सिंपल एवरेज एंड वेटेड है। ये 4 किसके मेथड है? आपके सिमिलर गुड्स का कॉस्ट में, ठीक है, सिमिलर गुड्स का कॉस्ट में। FIFO, LIFO, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज। और फिर आपका आता है ये अपना नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। अगर नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड देखोगे तो नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में आपके पास 2 मेथड्स है। एक होता है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, एक होता है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस और एक होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। व्हाट इज एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड? इसमें आप ओरिजिनल कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते, गुड्स के ओरिजिनल कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते। ये एक अलग ही मेथड है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब हम उसके सम्स करेंगे, जो रिटेलर्स यूज करते हैं। सीधा मार्केट प्राइस लेके मार्जिन निकाल देते हो, तो बल्क में सारे गुड्स का कॉस्ट आ जाता है, उसको बोलते हैं एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। ओके, एंड एक होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड इज मेनली यूज्ड फॉर ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, जिसके प्राइस हर मिनट में फ्लक्चुएट हो रहे हैं, हर मिनट बाय मिनट ट्रेड हो रहे हैं, हर मिनट बाय मिनट फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो एक स्टैंडर्ड एवरेज निकाला जाता है 2-3 महीने का और वो कॉस्ट में अप्लाई किया जाता है इन्वेंट्री को, तो वो बाद में देखते हैं। फिलहाल यहां तक समझ में आया क्या बोला मैंने? Why is inventory valuation so damn important? Because it affects the